गुड मॉर्निंग अगेन। थैंक यू सो मच राजेश भाई। जैसा कि हम अपना सेशन चलाते हैं उसमें शुरुआत हम शेयरिंग से करते हैं, तो यदि किसी की कोई अच्छी शेयरिंग है तो वो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करे। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी हम अपना हैंड रेज करते हैं और जो भी हम बात करें वो थोड़ी सी मतलब क्रिस्प होनी चाहिए, बिल्कुल कंसर्न होनी चाहिए। ये नहीं उसको एक स्टोरी नहीं चाहिए यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट 1-2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल क्लियर बताएं कि हमने हमने ये किया, ऐसे यहाँ पे गए और ये बात हुई और उससे ये रिजल्ट्स आए। बस क्योंकि समय की एक सीमा होती है और हमारे पास जो हमारे जो स्पीकर होते हैं उनके पास फिर वो बाद में लास्ट में टाइम कम रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी शेयरिंग करें प्लीज। राजेश राठौर जी, योगेश कुमार जी अनम्यूट करो अपने आपको। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम और मित्रों को कोटि कोटि सभी को नमस्कार सर। 31B से योगेश कुमार, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अजय कुमार 31B जनकपुरी से। और सर पिछले महीने हमने 36 पॉलिसी सर किया था, जिसका अगर वन टाइम प्रीमियम ऐसे देखा जाए तो 5 लाख आया। अगर एनुअलाइज काउंट करें तो सर 8-8.5 लाख के अप्रोक्स प्रीमियम हो गया। तो ये आप सभी का आशीर्वाद है सर। ऐसी इतनी छोटी शेयरिंग थी, बस आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बना रहे सर। सभी गुरुजनों से यही आशीर्वाद चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ, मैं योगेश जी आपसे छोटी सी एक बात ये पूछना चाहता हूँ। जैसे आप बोले कि मैंने 35-36 पॉलिसीज जी सर। आपका मतलब वर्किंग क्या है? आप कैसे इतनी सारी पॉलिसीज पिच करते हैं? हमारे तो पूरे साल में 50 पॉलिसी होती है, जी तो सर, आप बिल्कुल। एक महीने में 35-40 करते हैं। उसमें क्या स्ट्रैटेजी कैसे रहती है? क्या आपने टेली कॉलिंग सेटअप वगैरह लगा रखे है या इतने सारे लोगों को कैसे कैटर करते हैं? सर एक्चुअली हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि 51 पॉलिसी का टारगेट हम लोगों ने जनवरी में बनाया था कि इतनी पॉलिसी मुझे करनी है। हमारे पास 3 लोगों का स्टाफ है, बाकी और 3 लोग और हैं। तो सर सब लोगों ने डिवाइड किया और सबने अपना अपना एक लिस्ट बनाई है और उस पे हम लोगों ने काम करना चालू किया, फॉलो करना चालू किया। और सर जहाँ भी जाते थे उनको थोड़ा पिच करते थे तो वो पॉलिसी एक्चुअली हो जाती थी। कुछ होल्डिंग में चलते थे, कुछ फॉलो अप में पहले से थे। तो आप मार्केट में सर कंटिन्यूअस अगर आप विजिट करेंगे, लोगों के फॉलो अप में रहेंगे तो आप इसलिए है कि आपके पास बिजनेस आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज हम गए मार्केट में 10 पॉलिसी उठा लाए और पॉलिसी हो गई। नहीं सर, उनको पहले से भी फॉलो अप पे चल रहे हैं, नए क्लाइंटों से मिले हैं और हम लोगों का टेलीकॉलिंग पे जो स्टाफ है वो भी काम करता है। तो नीड कहीं ना कहीं वो जनरेट करते हैं और वो भी क्लोज करते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज के स्पीकर की तरफ जाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आज के जो स्पीकर हैं सचिन जी, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं केशव जैन को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो केशव जी उनको जो आज के स्पीकर हैं उनको उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और उनको इनवाइट करें। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब केशव उनका इंट्रोडक्शन दे दे तो सब लोग चैट बॉक्स में वेलकम सचिन सर जरूर मेंशन करें। ओवर टू केशव प्लीज। थैंक यू अतुल जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हमारे जो स्पीकर हैं उन्हें मैं अगर एक लाइन में इंट्रोड्यूस करूं तो सचिन नागपाल जी इंश्योरेंस के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। सचिन सर का 21 वर्षों का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस फील्ड में, जिसमें सर ने हमारे जैसे 27,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग लेवल पे ट्रेन किया है। सर का एक्सपर्टीज हेल्थ, ट्रैवल, फायर, मोटर और लाइबिलिटी इंश्योरेंस में है। सचिन सर, एफपीआरटी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए 1 घंटा निकाला। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद केशव और सभी मित्रगणों का जिन्होंने आज इतने सुबह का जो समय है वो देने की कृपा करी। राइट, सो ज्यादा बात ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, हमारी चर्चा को रेदर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया आखिर होती कैसी है। राइट, और जैसा कि बहुत ही अच्छा एक हेडिंग दिया, हाईलाइट दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस सिंप्लीफाइड, तो उसको आज मैं अपने तरीके से बिल्कुल ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो,
तो आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम सेशन के अंत में ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपसे पीपीटी शेयर करूं साथ साथ। राजेश राठौर, हमने को होस्ट बना दिया था ना आपको? परमिशन है। सचिन सर, आप एक बार चेक करिए, मेरे ख्याल से आपको होस्ट हैं। यस प्लीज, यस आ रही है सर आपकी पीपीटी। जी जी जी। उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे सारे। राइट, केशव, are you able to see it? If you can confirm by nodding your head maybe. Yes sir, देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं। All right, thank you. तो जैसा कि हमारी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो ये कहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें सब कुछ जानना है, लेकिन एक ग्राहक के नजरिए से, क्योंकि यहाँ पे कई अलग अलग नजरियों से हम इसको बातचीत कर सकते हैं। ग्राहक क्या कहेगा, राइट? एक एडवाइजर कैसे सोचेगा जो हमारे एसोसिएट्स हैं रिस्पेक्टेड, एक एक्सपर्ट कैसे सोचेगा, एक जो हमारे इंटरमीडिएरी हैं जैसे कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, आईएमएफ हो गए, या कोई और इंश्योरर इंश्योरेंस को और उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को इस तरह से देखता है। तो उन सबके अलग अलग नजरिए हैं। तो आज हम जो बात करने चाहेंगे वो ग्राहक के नजरिए से बातचीत करेंगे। ओके, चलिए अब मैं आप सबको ब्रीफ करूंगा कि इंश्योरेंस में जो टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज होती हैं बड़ी संक्षिप्त रूप में, समय का ध्यान रखते हुए, वो क्या है और इसका महत्व क्या है। इसका महत्व यदि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो यदि किसी भी सेल्स पर्सन को अगर यह नहीं पता कि इंश्योर्ड क्या है, इंश्योरर क्या है, इसी तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर के सामने, मतलब ग्राहक के सामने, वो शेक हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं और फिर हम आगे आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे कि इसके फीचर या बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इससे बीच में हम ये भी बात करेंगे कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, एक्सक्लूजन्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वेटिंग पीरियड्स क्या रेलेवेंस रखते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी से। इंश्योर्ड को अगर मैं एक सरल भाषा में कहूं तो वह पॉलिसी धारक है जिसका मेंशन आपके पॉलिसी शेड्यूल में किया जाता है। और इसको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि फर्स्ट पार्टी के नाम से भी संबोधित किया जाता है काफी सारी इंश्योरेंस। फिर हम बात करेंगे कि इंश्योरर क्या है। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ इंश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्रपोजल फॉर्म, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे सारी गाइडलाइंस, शर्तें, रेगुलेशंस, रूल्स, नॉर्म्स तय होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके, जिसके लिए पॉलिसी धारक आवेदन भरता है। सम इंश्योर्ड, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि लिमिट ऑफ लायबिलिटी, यह एक अमाउंट है जिसके लिए ग्राहक अप्लाई करता है पॉलिसी लेते समय। मान लीजिए कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कहूं तो कोई 50 लाख का सम इंश्योर्ड अप्लाई कर रहा है, कोई 1 करोड़ का कर रहा है, जैसे जिसकी सुविधा और सामर्थ्य है उसके अनुसार। प्रीमियम एक कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन किस चीज की? कि ग्राहक इंश्योरर को प्रीमियम देता है और बदले में इंश्योरर उसे यह वादा करता है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी तहत शर्त के अनुसार और नियमों के अनुसार वो उसे पे करेगा। नॉमिनी, पॉलिसी धारक की अकस्मात या दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने के पश्चात जो भी अमाउंट या रकम बनती है पॉलिसी धारक के लिए, उसके ना रहने पे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए
हेल्थ इंश्योरेंस में भी नॉमिनी का उतना ही महत्व है जितना महत्व लाइफ इंश्योरेंस में रहता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिसी रिन्यूअल। पॉलिसी रिन्यूअल एक ड्यू डेट है जब आप अपने पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं। बोनस, यह एक प्रकार का एनकरेजमेंट है, एक मोटिवेशन है। किसके लिए? उस पॉलिसी धारक के लिए। किस वजह से? क्योंकि उसने पिछले वर्ष में किसी प्रकार का क्लेम नहीं लिया। तो एनकरेजमेंट के रूप में जो इंश्योरर है वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये अमाउंट उनके सम इंश्योर्ड में ऐड करता है। फिर बात करते हैं आयुष। आजकल आप लोगों को जनरली देखने में या सुनने में आता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आयुष का भी काफी महत्व है। अब कई लोगों की राय होती है कि उन्होंने जो अपना ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में नहीं करवाना, वो किस में करवाना चाहते हैं? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। जो कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से, या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से। अब उसके बाद भी ये चीज ध्यान देने योग्य होती है कि क्या आपका प्रोडक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो उसे कवर करता है या नहीं करता है, या करता भी है तो किन शर्तों के अनुसार करता है। ये सब बातें अभी हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हम जनरली ये समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल इन जनरल, अगर मैं एक आम भाषा में कहूं, हालांकि हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। एग्जाम्पल कि हॉस्पिटल के अंदर आपका जो रूम रेंट है वो डेली बेसिस पे लगता है। ये वीकली या मंथली या बाई वीकली नहीं होता है, डेली बेसिस पे लगता है। और इसमें जो रेंट है या फिर जो यूं कहूं कि इंश्योरेंस में जो क्लेम पे किया जाता है वो कई प्रकार से किया जाता है। नॉर्मल रूम हो तो उसका अलग है, आईसीयू रूम हो तो उसका अलग होता है। जैसे हॉस्पिटल में आप जाएं तो अलग अलग रूम का अलग अलग रेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बातचीत करूंगा, तो आपसे कहूंगा थोड़ा सा रुके। उसके बाद हॉस्पिटल में दो प्रकार के होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। एक वह है जो नेटवर्क हॉस्पिटल कहलाते हैं, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग या फिर जो कैशलेस फैसिलिटी है उसको दिया जाता है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वह होते हैं जहां पे ग्राहक को, जो कि पॉलिसी धारक है, क्लेम के टाइम पे रीइंबर्समेंट होता है। मतलब पहले वो अपने पॉकेट से पे करता है और उसके बाद उसको इंश्योरर पे बैक करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, कोई ऐसा इवेंट जो कि सडन, अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड हो, एक्सटर्नल, विजिबल और वायलेंट मीन्स के साथ हो, और बॉडली इंजरी उसका परिणाम हो, तो उसको एक्सीडेंट की परिभाषा में किया जाता है बात। ये मैं सारा आपको काफी शॉर्ट में प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि अभी समय का ध्यान रखते हुए हम इसकी काफी डिटेल्स में बातचीत उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए चाइल्ड की। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड आपका बायोलॉजिकल या फिर लीगली अडॉप्टेड सन या डॉटर, मतलब पुत्र या पुत्री होनी चाहिए, उसको चाइल्ड रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कंजेनिटल एनोमली। सारी जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको ध्यान देके बता रहा हूं, ये हेल्थ इंश्योरेंस को मद्देनजर रखते हुए इसकी चर्चा कर रहा हूं। कंजेनिटल एनोमली का सीधा अर्थ यह होता है सरल भाषा में कि कोई एक ऐसी कंडीशन जो कि उपस्थित होती है बर्थ के समय से या बर्थ लेने के पहले से। अब आप कहेंगे कि इसका कुछ एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं दो प्रकार से। इंटरनल जो कि विजिबल नहीं होती है, और एक्सटर्नल जो कि विजिबल होती है। अब आप कहेंगे ये बात भी समझ आ गई, लेकिन इसका उदाहरण क्या है? इंटरनल से हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अगर कोई बीमारी का नाम सुना हो, जैसे कि थैलेसीमिया या HIV एड्स, या फिर यूं कहूं कि किसी के दिल में छेद होना, होल इन हार्ट, तो इन सब चीजों का बर्थ से पहले
होने के, अगर आपके पास तकनीक अच्छी है, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, जहां उपचार करवा रहे हैं, तो पता लग पाने की संभावना रहती है, अन्यथा नहीं रहती। तो इसकी भी कवरेज मिलती है। और ये जितनी भी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस की कंपनी को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहा हूं, इन जनरल कर रहा हूं, राइट। उसके बाद होती है को पेमेंट। को पेमेंट का सरल भाषा में अर्थ यह हुआ कि कॉस्ट शेयरिंग रिक्वायरमेंट। किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए कि सरल रूप में कहूं कि क्लेम 100 रुपए का आया और 20% का यदि को पेमेंट आपकी पॉलिसी में लगा है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि 20 रुपए ग्राहक देगा, पॉलिसी धारक देगा, और 80 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये हुआ को पेमेंट। इसके बाद अगर हम सब लिमिट्स की बात करें, तो सब लिमिट कहती है कि एक सीमा है जिसके अंदर एक किसी इलनेस को या किसी एक बेनिफिट को बंधित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आपको मैं रूम रेंट तो दूंगा अपनी पॉलिसी में, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। नॉर्मल रूम रेंट रहेगा तो वो 1% रहेगा आपके सम इंश्योर्ड का, और अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो वो रहेगा 2%। या फिर अगर इसको मैं अब डिसीजेज या ट्रीटमेंट की तरफ मोड़ूं, तो वो इस तरीके से कहा जाएगा कि अगर यदि आप कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हमारी पॉलिसी में 40% सम इंश्योर्ड से ज्यादा उसके लिए प्रावधान नहीं है आपको देने का। तो इसका अर्थ अगर मैं सरल भाषा में उदाहरण के साथ जोड़ते हुए कहूं, यदि मेरा सम इंश्योर्ड 1 लाख का है और कैटरेक्ट में 40% की सीमा लगी हुई है, और मेरे कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो 60,000 रुपए आया, तो वो मुझे 40,000 ही मिलेगा, 60,000 नहीं मिलेगा, शर्तों और नियमों के अनुसार, जिसको हमें हमेशा ध्यान देना जरूरी होता है जब हम पॉलिसी लेते हैं। फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट वह व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से पॉलिसी धारक पे, जो प्रपोजर है, इंश्योर्ड है, उस पे निर्भर है। ये कोई भी हो सकता है, चाइल्ड डिपेंडेंट भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉ भी हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, राइट। अब बच्चे की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डिपेंडेंट वो होते हैं, इनकी 2 शर्तें होती हैं। पहला, वो अर्न ना कर रहा हो, दूसरा, वो मैरिड नहीं होना चाहिए, तो वो चाइल्ड डिपेंडेंट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसी एक अवधि होती है, एक ऐसा आपको चांस दिया जाता है कि जिसमें आप ड्यू डेट के बावजूद, खत्म होने के बावजूद भी अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं, जिसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में करूंगा आपके साथ, और बोनस कंटिन्यू रहता है, वो लॉस नहीं होता। लेकिन एक चीज का यहाँ पे खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन व्यक्तियों को जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं, कि अगर ग्रेस पीरियड में किसी भी प्रकार का क्लेम आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको पे नहीं करेगी यदि आपने अपना इंश्योरेंस पे नहीं किया है, उसको रिन्यू नहीं करवाया है क्लेम आने से पहले। ओके, आगे चलते हैं। फैमिली, जैसे मैंने बताया कि इसकी परिभाषा में स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ और डिपेंडेंट सिबलिंग्स एटसेट्रा आ सकते हैं। हॉस्पिटल कौन होता है, क्या होता है? अब यदि हम बात करें, जैसा कि इसमें ही बताया गया, any institution established for inpatient care and day care treatment for illness which has been registered as hospital. Second, has qualified medical and nursing staff round the clock. Third, has at least 10 inpatient beds in town with population of less than 10 lakh. Fourth, has at least 15 inpatient beds in town with population of more than 10 lakh. Last, has a fully equipped operation theater of its own and maintain daily records. So, ये हॉस्पिटल की परिभाषा हुई। अब आमतौर पे हम क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज या एनसीआर में रहते हैं तो हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपके कस्टमर हैं वो एक ऐसे रिमोट लोकेशन में हो, एक ऐसी क्षेत्र में रहते हो, निवास करते हो जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है, तो वहां पे हॉस्पिटल की परिभाषा बदल जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो वहां पे मिनिमम 10 इनपेशेंट बेड्स हॉस्पिटल में होने मैंडेटरी है।
15 नहीं। उसके बाद ओपीडी की अगर हम बात करें तो ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जहां पे इन पेशेंट नहीं होता, अगर इसको मैं इस तरीके से कहूं, या फिर यूं कहूं कि वेयर इंश्योर्ड इज नॉट एडमिटेड एज ए डे केयर और इन पेशेंट। अब ये डे केयर और इन पेशेंट क्या है इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पॉलिसी कॉपी और पॉलिसी शेड्यूल, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है। इसके बीच में इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं तो मेरा सीधा अर्थ ये है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको हल्के में ना लिया जाए। उसके बाद पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड स्पेसिफिकली वो होता है जो आपकी पॉलिसी कॉपी में स्टार्ट डेट और एंड डेट के साथ दिख रहा होता है। पॉलिसी ईयर क्या होता है? कंसेक्यूटिव 12 महीने का जो पीरियड है, जो अवधि है, उसे हम पॉलिसी ईयर कहेंगे। अनप्रूवन ट्रीटमेंट क्या है? जो कि बेस्ड नहीं है एक स्थापित मेडिकल प्रैक्टिस इंडिया के अंदर। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा उपचार है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो सारे के सारे ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स आपके अनप्रूवन ट्रीटमेंट में फॉल करेंगे। उसके बाद अब हम समझते हैं कि इंश्योरेंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से हमारा क्या मतलब है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अपनी पावर्स ड्राइव करता है। इसमें 2 पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक पार्टी का अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट संभव नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होगा इंश्योरर के बीच में, जो कि होगी कंपनी, और इंश्योर्ड होगा पॉलिसी होल्डर। इन दोनों के बीच में ही जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रपोजर हैं जो कि इंश्योर्ड बनना चाह रहे हैं, उन्होंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एक इंश्योरर। ओके, तो ये मैं पिक्टोरियली आपको समझाने की चेष्टा करी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद अगर हम कहें कि सर आप सचिन जी आप ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ गया, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए जो ये एलिमेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनका होना मैंडेटरी है। इसमें से अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ऑफर को, या एज ए कंपनी या एज ए ग्राहक मैं प्रपोज कर रहा हूं और कंपनी उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो ये हुआ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन, मतलब कि बदले में मुझे क्या मिला एज ए ग्राहक, और मैंने क्या दिया, मैंने दिया प्रीमियम जिसकी चर्चा मैंने करी, और बदले में मुझे मिला सम इंश्योर्ड जिसके लिए वादे अनुसार कंपनी मुझे क्लेम पे करेगी, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट एक लिखित होना चाहिए। क्या वो है? आंसर इज यस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इज अ पॉलिसी एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट, आपने अगर पॉलिसी लेनी है तो किसी के दबाव में नहीं लेनी है आपने। यदि आप दबाव में ले रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जब हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं तो सीधा सीधा अर्थ हमारा यह है कि अगर मैं एक आम और सरल भाषा में उसको व्याख्या करने की चेष्टा करूं तो वो इस प्रकार करूंगा कि यदि मेरी उम्र 18 वर्ष से नीचे है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं एज पर लॉ। दूसरा, अगर मैं 18 से ऊपर भी हूं उम्र में, परंतु आई एम ऑफ अनसाउंड माइंड, लूनाटिक और इनसेन, मतलब कि मेरा जो माइंड है वो कभी तो ठीक होता है और कभी खराब हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद लास्ट, लीगैलिटी, वो लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए। दिस इज, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि वो इलीगल है, गैर कानूनी है, भाई उसका परिणाम जो आया हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो गैर कानूनी आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स हुए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फिर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसके ऊपर वो निर्भर करती है। आमतौर पे ये सारी बातें लगती बेसिक हैं, लेकिन अगर ये बेसिक्स ही अगर किसी को क्लियर नहीं होते हैं तो उसको बड़ा दुख देते हैं उस मार्केट स्पेस में, जब उसके सामने एक ऐसा ग्राहक बैठता है जो इन सब बातों को आदर देता है और उसी व्यक्ति से अपना बिजनेस करना चाहता है जो इन सब में कॉन्फिडेंट है और नॉलेजेबल है। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हम कहते हैं वो है
उब्रिमा फाइडेस, जिसे हम कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि जो मैं कहूंगा वो सत्य है और उसी के लिए मैं सत्यापित कर रहा हूं हस्ताक्षर करने के तरीके से, जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट पे हम करते हैं। उसमें मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, और मटेरियल फैक्ट जो है वो अंडरराइटर की जो जजमेंट है, उसका जो निर्णय है, उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब मान लीजिए कि अंडरराइटर को हम कहते हैं कि एक ऐसी फलानी चीज है जो मेरी उम्र मान लीजिए कि 18 है, राइट, लेकिन एक्चुअल में वो 30 है, तो वो उसकी जो डिसीजन है, जो उसका निर्णय है इंश्योरेंस देने का या ना देने का, उस पर इम्पैक्ट डालता है। यदि मैंने उसको गलत प्रेजेंट किया तो ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में चला जाएगा। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर, मतलब कि मैंने बताया ही नहीं कि मेरे बारे में सत्य क्या है, क्योंकि मेरे बारे में जो सत्य है वो मुझसे ज्यादा पूरे विश्व में कोई भी नहीं जान सकता, और ये हर व्यक्ति के लिए अप्लाई होती है बात। इंश्योरेंस कंपनी के पास इतनी तपस्या नहीं है कि वो आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर जान पाए, लेकिन उसके पास एक आधार जरूर होता है, और वो है आपका पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म, जिसमें आप डिस्क्लोजर्स देते हैं। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट तब होता है जब आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप फ्रॉड करते हैं। फिर होता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये एक बहुत पेचीदा सा भी लगता है और बड़ा सिंपल भी है। इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना चाहिए वो मैं अभी कोशिश करूंगा आगे वाली स्लाइड में। और ये एक लीगल प्री रिक्विजिट है, कानूनी रूप से रिक्वायर्ड है। किसके लिए? जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, कितना और कैसे। जैसे कि अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट एज ए पॉलिसी धारक वो किस में हो सकता है? अपने आप में हो सकता है, राइट साइड पे आप देखें, जो मेरी स्पाउस है उसमें हो सकता है, जो किड्स हैं, जो मेरी डॉटर्स हैं उनमें हो सकता है, या इसके अलावा जो मेरी एसेट्स हैं उसमें हो सकता है। अब एसेट्स कई प्रकार की हो सकती है, उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट को समझें कि मैं अपने जो पड़ोसी है उसके किसी भी एसेट्स का या उसके रहने वाले किसी परिवार के सदस्य का इंश्योरेंस मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट का सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो मूल कारण। मान लीजिए कि यदि किसी की एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का मूल कारण क्या था? किसी की मृत्यु हुई तो उसका मूल कारण क्या था? किसी को कोई बीमारी हुई तो उसका मूल कारण क्या था? अगर मूल कारण तहत नियम और शर्त के अनुसार आता है तो उसको क्लेम दिया जाता है, अन्यथा उसको नहीं दिया जाता। इसकी चर्चा हम एक्सक्लूजन्स में करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, थोड़ा सा धैर्य रखें। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कई प्रकार की हो सकती है। इंडेमनिटी का अगर मैं सरल भाषा में अर्थ बोलूं तो इसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति। वो किस प्रकार से की जा सकती है? जो मेरे डैमेजेस हुए अगर आप उसको कैश में पे कर देंगे, जैसे कि कैश से मतलब होता है एनईएफटी आजकल ट्रांसफर होता है, वो कर देंगे, या फिर जो मेरी एसेट डैमेज है उसको रिप्लेस करेंगे, या उसको रिपेयर करके देंगे, या उसको दोबारा से नया करके देंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं सबरोगेशन। सबरोगेशन प्रिंसिपल जो है वो भी एक काफी महत्वपूर्ण सबरोगेशन का प्रिंसिपल रहता है। वो ये कहता है कि जो भी राइट्स हैं इंश्योर्ड के, पॉलिसी धारक के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं जब उसको इंश्योरर से क्लेम मिल जाता है। अब इसको सरलता से अगर मैं कहूं या कहना चाहूं, मान लीजिए कि एक मोटर इंश्योरेंस हमने करवाया और उसको हमने एक्सीडेंट का क्लेम लिया, राइट, और वो पूरी की पूरी गाड़ी इस प्रकार डैमेज हो चुकी थी, लॉस हो चुका था कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि आप इसके प्रति बदले में ये एक रकम ले लीजिए। तो जब वो मैंने रकम ले ली तो उस डैमेज्ड कार पे, मोटर व्हीकल पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। वो मैं किसको दे दूंगा? इंश्योरेंस कंपनी को दे दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद उससे कितना मुनाफा कमाती है नहीं कमाती है वो वह देखेगी, राइट। एज ए पॉलिसी धारक मैं नहीं देखूंगा। या फिर यूं कहूं कि अगर मान लीजिए कि कोई डैमेजेस हुए और थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हुआ, तो मुझे, अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखी है, होम इंश्योरेंस मान लीजिए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी तो पे कर देगी, लेकिन उस थर्ड पार्टी पे जो लीगल केस करेगी उसके थ्रू जो इंश्योरेंस कंपनी को यदि कोई रकम मिलेगी तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट सबरोगेशन मींस। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन। इसको बड़ी सरलता से कोशिश की है मैंने आपके सामने व्याख्या करने की, कि मान लीजिए कि अगर मैं अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवाता हूं और
उसकी जो कीमत है वो है 50 करोड़। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जो ये कहती है कि भाई मैं इसका पूरा रिस्क नहीं ले पाऊंगी, तो मैं क्या करता हूं, 2 कंपनी से कनेक्ट करता हूं, और एक कंपनी कहती है मैं 30% ले पाऊंगी और एक कहती है 70%। तो ये हुआ कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस की पॉलिसी टाइप्स जो होती है, जैसे कि इंडिविजुअल प्लान भी होता है और फ्लोटर प्लान भी होता है। अब इसमें फर्क क्या है, इसको समझने के लिए भी बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई सही तरीके से बताने वाला मिलता नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पेश करूं। फर्स्ट प्लान जो आप देख रहे हैं वो है इंडिविजुअल, और सेकंड जो टेबल देख रहे हैं वो है फ्लोटर प्लान। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे कि सारे कॉलम्स तो सेम है एक्सेप्ट एक कॉलम के जो कि आपके सीधे हाथ की तरफ है, ऑन द राइट साइड। इंडिविजुअल में हर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में 1-1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, और फ्लोटर प्लान में वही सम इंश्योर्ड पूरे परिवार का कलेक्टिवली है। तो ये हुआ डिफरेंस। ओके, आगे हम चलते हैं कि अब आप थोड़ा ये बताएं कि जो ग्रॉस प्रीमियम अंडरराइटिंग है लाइफ और नॉन लाइफ की इंडिया के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर 2021 तक वो कितना है। तो उसकी जो फिगर्स हैं वो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर मैं टोटल कहूं, ये जो फिगर्स हैं ये करोड़ में है। तो 1,61,081 करोड़ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने ग्रॉस प्रीमियम अंडररिटन किया है। और वहीं अगर हम लाइफ की बात करते हैं दिसंबर 21 तक के डेटा की, जो कि अभी प्रोविजनल और अनऑडिटेड है बट ऑथेंटिक सोर्स से मैंने ये लिया है, तो ये 2,05,231 करोड़ रहेगा। फिर आपने कहा कि अब जैसे कि हम बात तो हेल्थ इंश्योरेंस की कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी रोशनी उस पर डालें। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगली वाली स्लाइड देखिए। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो उसका जो टोटल है दिसंबर 2021 तक का वो रहेगा 14,353 करोड़। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, अब आप कहेंगे पहले ये भी बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में बेच सकती है। तो उसका आंसर है, जब तक अभी हम बात कर रहे हैं तब तक 33 कंपनीज इन इंडिया आर देयर हु आर डूइंग बिजनेस इन हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस का टोटल कितना है, तो वो आपके सामने है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो पीएसयू कंपनीज हैं उनका कितना टोटल है हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो फिगर्स हैं ये सारी हेल्थ की है, कृपया ध्यान से सुने और ध्यान दें, ये हेल्थ की है। ओके, जनरल की नहीं है, क्योंकि जनरल में हम बात करें तो उसमें बहुत सारे और भी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं। इंडस्ट्री का टोटल 54,000 समथिंग जो आपके सामने मेंशन्ड है वह है। तो अब आप चलते हैं इसकी तरफ, हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स और बेनिफिट्स की तरफ, जिसकी हो सकता है कि आप में से कई लोग बड़ी देर से इंतजार भी कर रहे हो और वो ये सोच भी रहे हो कि यार बेसिक्स में सुनने में तो मजा आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स और फीचर्स की बात हम कब करेंगे। तो आइए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं, और ये भी इन जनरल। जैसे कि मैंने बताया कि 35 कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम किसी भी कंपनी का विशेष रूप से ध्यान या बात करते हुए मद्देनजर रखते हुए बात नहीं करेंगे। इन जनरल हम बात करेंगे कि एक आम व्यक्ति को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस को चयन करते समय, राइट। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट क्या है? इन पेशेंट ट्रीटमेंट को अगर सरलता से कहूं तो वो इस प्रकार कहूंगा कि कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर जिसके लिए 24 घंटे से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वह इन पेशेंट ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें होता क्या क्या है, क्या इंक्लूड किया है, क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं। एक हुआ आपका एडमिशन इन द हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो मतलब एडमिशन और डिस्चार्ज के बीच में, ड्यूरेशन के बीच में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट कहा जाएगा, राइट। अब वो एडमिशन और ट्रीटमेंट और वो डिस्चार्ज कहाँ से और कहाँ पे होना चाहिए, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिसकी परिभाषा मैं पहले आपको बता चुका हूं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, एक ग्राहक ये पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसका आंसर है हॉस्पिटल में रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, नर्सिंग, आईसीयू, मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल एप्लायंसेस,
medicines, drugs, consumables, diagnostic procedures, prosthetic devices if implanted internally during the surgical procedure. Prosthetic devices जैसे अगर सरल जैसे कहूँ किसी व्यक्ति के लिए, तो मान लीजिए कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और उसको पाँव में या हाथ में हमने रॉड इंसर्ट करी, तो वो जो डिवाइस जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कार्डियक सर्जरी की बात करूं तो वहां पे जब हम बात करते हैं डिफिब्रिलेटर की, राइट, तो वो क्या है, प्रोस्थेटिक डिवाइस है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर इसमें बात आती है कि क्या इसमें कोई लिमिटेशंस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर कंपनी की जिसकी हम पॉलिसी ले रहे हैं उसकी शर्तें और नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे डे केयर प्रोसीजर्स की। अब ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि डे केयर प्रोसीजर आखिर होता क्या है। तो डे केयर प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए आपको से मतलब पॉलिसी धारक को 24 घंटे से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं है? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी वेयर एनेस्थीसिया इज यूज्ड। अब वही प्रोसीजर्स अब पहले एक अलग समय के दौरान होते थे और आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो उसका समय सारणी बदल गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि किसी को कैटरैक्ट है, राइट, अगर मैं आपको 15-20 साल पहले के समय में लेकर चलूं तो एक व्यक्ति को कैटरैक्ट का प्रोसीजर करवाने के लिए हॉस्पिटल में 3, 5, 7 या हो सकता है 11 दिन तक के लिए भी एडमिट रहना पड़ता था। लेकिन आज अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो कैटरैक्ट जो कि मोतियाबिंद होता है उसके लिए कितना समय लगेगा, कितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लगेगी? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सचिन जी, मुश्किल से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, डिपेंडिंग ऑन विच हॉस्पिटल यू आर एडमिटेड इन, वो डिपेंड करेगा। तो ये जादू कैसे हो गया? क्या कैटरैक्ट बदल गया? नो, उसका जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो बदल गई, जिसकी वजह से अब उतना समय नहीं लगता। तो ऐसे सारे ट्रीटमेंट्स डे केयर प्रोसीजर या ट्रीटमेंट्स की परिभाषा के तहत आते। आपने कहा इनके कुछ एग्जांपल्स, तो मैंने कहा बड़ा सरल है कि जैसे मान लीजिए नाक, कान, गले से संबंधित, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें से कुछ थोड़ी बहुत आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं वो इसमें कवर की जाती हैं। फिर कई कंपनीज में आप देखेंगे कि कोई कंपनी कहती है कि हम 7 प्रोसीजर्स कवर करते हैं, कोई कहता है कि हम 50 करते हैं, कोई कहता है हम 144 करते हैं, कोई कहता है हम 405 करते हैं, कोई कहता है हम 700 करते हैं, कोई कहता है जी हम अनलिमिटेड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी को चूज कर रहे हैं और उसमें उनकी पॉलिसी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग कितने डे केयर प्रोसीजर्स को वो कवर कर रहे हैं। और इसमें समय अनुसार IRDAI भी अपनी अमेंडमेंट्स करता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, जो कि बहुत सारे पॉलिसी धारक जानकारी या एक नॉलेज ना होने की वजह से इस चीज का क्लेम बेनिफिट ले ही नहीं पाते, और वो है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले के जो खर्चे हैं, एडमिशन लेने से पहले के कौन से खर्चे हो सकते हैं, वो 3 प्रकार के जनरली बताए जाते हैं। पहला, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी कंसल्टेशन की फीस जो आपने पे करी। अब वो कंसल्टेशन कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए ये एक भ्रम फैला हुआ है कई बार मार्केट में, देखता हूं मैं, सुनने और देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, जो आपका जो घर के आसपास लोकेलिटी का या फिर मार्केट में जो आपको मिलता है डॉक्टर वो वैलिड नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं है, वो हॉस्पिटल का ही डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके। दूसरा क्या खर्चा है कि जो उस डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो मेडिसिन हैं उसके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई उसकी कॉस्ट, वो भी आप ले सकते हैं। उसके द्वारा बताए गए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, टेस्ट है, रिपोर्ट्स हैं, डायग्नोसिस हैं, उसकी भी कॉस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। अब प्री तो शुरू हो रहा था एडमिशन से पहले, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, डिस्चार्ज से, राइट। इसमें कौन से खर्चे होंगे? इसमें भी वही खर्चे होंगे जो हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन में बातचीत कर रहे थे। ओके।
अब आपको क्या समझने की जरूरत ज्यादा है कि आप जो कंपनी चूज करते हैं या कर रहे हैं या जिसको पिच कर रहे हैं, उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वो कितने दिन का समय देते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कितने दिन का समय देते हैं। तो कई जगह आपको देखने में मिलेगा कि प्री में तो कोई 15 दिन देता है, कोई 30 दिन देता है, कोई 60 दिन देता है, डिपेंड्स कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 33 हेल्थ इंश्योरेंस जो बेच रही हैं ऐसी कंपनीज हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी सेम, कोई 15 दिन का देगा, कोई 30 का, कोई 40 45 का, कोई 60 का, कोई 90 का, कोई 180 का। तो ये आपको तय करना है, राइट। आपको लेकिन पता होना चाहिए इन सारी बेनिफिट्स का, टर्मिनोलॉजीज का जो हम हेल्थ इंश्योरेंस में यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है इन दोनों में, जो भी जिसके लिए भी पॉलिसी धारक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए एडमिट हुआ, यदि ये खर्चे, कौन से खर्चे, प्री और पोस्ट के, उससे डायरेक्टली संबंधित नहीं है तो उसका क्लेम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन मतलब यूं कहूंगा कि इसको इग्नोर्ड किया गया है या फिर इसका यूज जो है वो आज तक उस तरीके से नहीं हो पाया था जो कि अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है। तो मैं बताऊंगा कैसे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। अब मैं इसको अगर हिंदी में सरलता से कहूं, पुट करने की कोशिश करूं, तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट जो कि आपने अपने घर पे करवाया, जो कि सामान्यतः हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में करवाया जाना चाहिए था, और घर में क्यों करवाया, इसकी 3 परिस्थितियां बताई जाती हैं। पहली, कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो। दूसरा, पेशेंट की ऐसी स्थिति हो कि उसको घर से हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह ट्रीटमेंट मिनिमम 3 दिन से ज्यादा के लिए चलना चाहिए। हालांकि ये वाली जो कंडीशन है 3 दिन वाली, ये किसी किसी कंपनी में 5 दिन या 4 दिन की भी हो सकती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और भी चीज होती है कि अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम घर पे करवा सकते हैं, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारी भारत की राजधानी के आसपास के क्षेत्र के वासी हैं, तो वो इस बात से अच्छी भली भांति अवेयर होंगे कि जब डेंगू का सीजन आता है, जब चिकनगुनिया के सीजन आते हैं, राइट, या फिर ऐसे कोई और आपदा के सीजन आते हैं दिल्ली के अंदर, तो बेड्स नहीं मिलते हैं जनरली। और डेंगू का जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है आपका जुलाई अगस्त से लेके अक्टूबर तक चलता है इन जनरल एवरेजली। अब वो कहेंगे कि भाई ऐसे में तो आज तक हमने कभी किसी को यूज किया ही नहीं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। आंसर इज यस, करेक्ट कह रहे हो, नहीं किया। लेकिन जब से ये लॉकडाउन जो पैंडेमिक आया ना कोविड-19 का, इस वाले फीचर का दबा के यूज किया गया, और इसमें काफी सारी आपको क्लेम्स भी मिले हैं, राइट। अब इसमें फिर एक जानकारी के लिए व्यक्ति ये भी पूछना चाहता है उत्सुकतावश कि इसमें ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि कवर नहीं किए जाते। तो वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि जनरली कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू इन नेचर है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिटिस, क्रोनिक नेफ्रोसिस, डायरिया, डिसेंट्रीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड। तो ये वाली जो चीजें हैं ये कवर नहीं की जाती हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर की। अब इसमें भी कई प्रकार का भ्रम मार्केट में देखने को मिलता है। वो किस प्रकार से, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। पहले हम ये बताते हैं कि ऑर्गन डोनर के फीचर से हमारा मतलब क्या है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि इंश्योर्ड है, राइट, उसको किडनी की रिक्वायरमेंट है, और उसको कोई सौभाग्यवश ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो अपनी किडनी को दान दे रहा है। जो दान दे रहा है वो कहलाएगा ऑर्गन डोनर। अब जब वो किडनी देगा किसको, रेसिपिएंट को, मान लीजिए इस व्यक्ति को चाहिए, और इस व्यक्ति जो ये है ये दे रहा है, ये वाला व्यक्ति दे रहा है इसको। जब ये अपनी किडनी देगा तो नेचुरल सी बात है सर्जरी होगी। अब सर्जरी होगी तो उसकी कॉस्ट भी आएगी। तो वो जो कॉस्ट है वो इसकी पॉलिसी में से जिसको किडनी लगाई जानी है, हु इज अ रेसिपिएंट, वो उसकी पॉलिसी बेयर करेगी सारे खर्चे, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति दे रहा है डोनर, अब यदि इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, राइट, या फिर इसके प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे
वो भी तो होंगे। आंसर इज यस, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। क्या वो भी ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है या ये जो रेसिपिएंट है इसकी पॉलिसी कवर करेगी? आंसर इज नो, नहीं करेगी। फिर क्या कवर करेगी ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है? ये सिर्फ एक ही चीज कवर करेगी, द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग द ऑर्गन फ्रॉम हिज बॉडी टू हिज बॉडी। हिंदी में इसके शरीर में से वो अंग निकालकर जो प्रत्यारोपण करना है इसके शरीर में उस किडनी का, उसका खर्चा ये जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं। राइट? अच्छा, तो ये जो ऑर्गन डोनर हुआ ये किसके तहत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, जो 1994 अमेंडेड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा एक चीज और पूछते हैं ज्यादातर लोग कि अगर मान लीजिए कि जो ये व्यक्ति डोनेट कर रहा है इसके पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब उसमें दो प्रश्न पूछते हैं, दो तरीके के। मान लीजिए कि वो जिस पॉलिसी धारक को वो दे रहे हैं उसी की कंपनी से है इसकी भी पॉलिसी, या फिर किसी और कंपनी से भी है इसकी पॉलिसी, तो क्या उसकी कंपनी भी उसको क्लेम देगी या नहीं देगी? तो आंसर इज नो, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कारण क्या है? भाई उसके पास पॉलिसी भी है, बेशक आपकी कंपनी से नहीं है किसी और कंपनी से है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉजिक है। अब ये जो डोनेट कर रहा है व्यक्ति, ये उसकी चॉइस है, दिस इज अ विल ऑफ दिस कंपनी, आई मीन इंडिविजुअल, दिस इज अ विल ऑफ दिस इंडिविजुअल, राइट? ये इलनेस नहीं है, एक बीमारी नहीं है। ओके, तो कंपनी किसको कवर करती है? अनसर्टेनिटी को, सर्टेनिटी को नहीं करती। ओके, आगे चलते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस। अब इसमें भी आजकल दो प्रकार की एम्बुलेंस आपको देखने में मिलती है। अब इसका नाम ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस है ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। अब फिर पूछा जाता है कि इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी होती है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर वो नहीं है तो आप इमरजेंसी को के बिना एम्बुलेंस को यूज करेंगे तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। यस, ओके। अब ये डिसाइड कौन करता है? फिर आप ये पूछेंगे, ये भी तो एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये आता है कि जो आपका मेडिकल ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उसको डिसाइड करता है, वो सर्टिफाई करता है कि जब इस पेशेंट को लाया गया, इस पॉलिसी धारक को लाया गया, तो दैट वाज एन इमरजेंसी। अब उसमें क्या होता है, कितना खर्चा दिया जा सकता है, तो वो डिपेंड करेगा 33 जो हमारी कंपनियां हैं उनकी नियम और शर्तों के अनुसार। कोई कंपनी ये कहती है कि हम आपको 500 रुपए 700 रुपए प्रति वर्ष देंगे, बस एक बारी, इससे ज्यादा नहीं देंगे। कोई ये कहता है कि नहीं, हम आपको 1000 रुपए 2000 3000 प्रति हॉस्पिटलाइजेशन के देंगे, आई मीन पर हॉस्पिटलाइजेशन। कई कंपनी ये कहती है जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। तो ये आपको चेक करना है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि हर एक कंपनी एक जैसे अमाउंट देती है, नहीं। 33 कंपनियां, 33 अलग अलग उनके मैनर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, जिसके तहत वो बेनिफिट्स आपको देते हैं। फिर हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस क्या होती है? आजकल ये भी बड़ा प्रचलन में है, लोग बहुत चाहते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में ये हो, लेकिन उसका यूज कब किया जा सकता है इस बात से वो अनभिज्ञ रह जाते हैं। भाई ये वर्क कैसे करता है, ये सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा। काफी बारीक बात बता रहा हूं आपको कि एयर एम्बुलेंस प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तभी की जा सकती है जब वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो, पहली बात। दूसरा, वहां पे ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से उसका इलाज संभव ना हो। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन कौन सी होगी? रोड एम्बुलेंस। तो अगर वो रोड एम्बुलेंस से वो उपचार उसका संभव है तो वहां पे आपको एयर एम्बुलेंस का सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। अब इसमें फिर और क्या क्लॉजेस होते हैं? इसमें आपके क्लॉजेस होते हैं कि आप एक तयशुदा सीमा, मतलब रकम, अमाउंट, उस तक ही इसको यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और इसको जनरली बताया जाता है 50,000, 1.5 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके की लिमिट्स होती हैं। वो आपको चेक कर रहा है दोबारा से। अब इसमें एक और चीज समझें जो कि ध्यान देने वाली होती है, जो कि कोई भी पॉलिसी होल्डर पूछता भी नहीं है और कोई सेल्स पर्सन शायद बताता भी नहीं है, और शायद उसको खुद भी क्लैरिटी कई बार नहीं रहती है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से हर एक चीज को अंडरस्टैंड या लर्न नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। जिसका खामियाजा जो है वो जो हमारे आदरणीय ग्राहक है उनको भुगतना पड़ता है। और जब उनको इस चीज का पता लगता है तो उनका सारा गुस्सा निकलता है अपने एसोसिएट पे जिन्होंने उनको वो पॉलिसी पिच करी।
तो इन टर्न उनका भी लॉस है। और वो ये होता है कि क्या ये एयर एम्बुलेंस अगर आप दे रहे हैं सुविधा, तो क्या ये जब मैं घर वापस आऊंगा उसके लिए भी देंगे? भाई मान लीजिए इलाज करवाने हॉस्पिटल गए किसी भी कॉर्नर में, वहां से घर वापस भी तो आऊंगा ना, वो भी बाय एयर अगर आना पड़ा तो क्या देंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। सेकेंड, क्या ये वाली फैसिलिटी सिर्फ इंडिया में ही उपलब्ध रहेगी या फिर मैं इसका फायदा या इसका यूज बाहर भी, विदेश में, आउटसाइड इंडिया कर सकता हूं? वेल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट? फिर हम बात करते हैं एक और चीज की, कि रीस्टोर। ये आजकल और पिछले 10-1 साल से, या यूं कहूं 10-15 साल से बहुत ज्यादा प्रचलन में है। और इसको व्यक्ति समझना तो चाहता है लेकिन समझ पाता भी पूरी तरीके से नहीं है और पूछ भी नहीं पाता है। मैंने कई ऐसे केसेस प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं जहां पे सेल्स पर्सन उन्हें कहता है, कई बार जो जानता है वो बताता है ग्राहक को कि एक बार आप मुझसे पॉलिसी सारी समझ तो लीजिए जो आपने मुझसे खरीदी है। वो कहता है हाँ हाँ समझ लेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है, ना वो कभी रीड करता है ना वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं पड़ जाता है। फिर उसे कोई एक और ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी ऑलरेडी जो प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है उसके कंपैरिटिव में कुछ बता देता है कि भाई ये देखो कंपैरेटिवली ये बेटर है। वो फिर कहता है कि यार मेरे एडवाइजर ने या मेरे जो सेल्स पर्सन है उन्होंने तो आज तक बताया ही नहीं, जबकि एक्चुअल रियलिटी क्या है कि उसने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं करी, कभी उत्सुकता ही नहीं दिखाई। अब रीस्टोर क्या होता है, या फिर इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है मार्केट में। कोई इसको रिफिल कहता है, कोई रिन्यू कहता है, कोई रिफ्रेश कहता है, कोई रिचार्ज कहता है, कोई इसको रीइंस्टेटमेंट भी कहता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। होता क्या है भाई, सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन यहां लगेगी। मान लीजिए कि ये जनवरी है, ठीक है, जनवरी में पॉलिसी ली गई और ये कब तक चलेगी? ये दिसंबर है, राइट? तो ये जनवरी और ये दिसंबर। मान लीजिए कि मैंने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया। अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 10 के 10 लाख रुपए लग गए। अब मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं जब रीस्टोर नाम की कोई विषय वस्तु कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। अब ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक क्या ये व्यक्ति कवर्ड रहेगा? आंसर इज नो। फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है? आप कहोगे कि नहीं, नई पॉलिसी ले ले। कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो आपके क्लेम्स आ चुके हो तो उसके बाद आपको इजिली आपको इंश्योरेंस कंपनी में कवर कर दे, नहीं होती। फिर इसके पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है कि भाई इसको एक ऐसी सुविधा दे दी जाए जब इसका ये बेसिक सम इंश्योर्ड जो इसने चूज किया था जब ये यूटिलाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसको उतना ही अमाउंट हम दोबारा दे देंगे। तो इसको कहा गया रीस्टोर। अब फिर उसमें भी काफी सारे ना समय अनुसार बदलाव होते चले गए और चीजें आती गई हमारे संज्ञान में। क्या क्या चीजें आई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फॉलोइंग थिंग्स शुड बी चेक्ड फॉर इट्स वर्किंग। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मैंने जो भी लर्निंग्स रही हैं मेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़ा सा समय केशव ने बताया था, तो उसके अनुसार ये मैंने जॉट डाउन की हैं आप सबकी सहयोग के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्या रीस्टोर जो है ये सिर्फ तभी रीस्टोर होगा जब पूरा का पूरा बेसिक सम इंश्योर्ड मेरा खत्म हो जाए? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या अगर मेरा रीस्टोर मान लीजिए बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख का मैंने बताया था, उसमें से 7 लाख रुपए लगे तो 3 लाख बचे हुए हैं, तो क्या तब भी रीस्टोर ट्रिगर हो जाएगा? ये दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि क्या बेसिक सम इंश्योर्ड जब खत्म हो जाए तो उसके बाद अगर मेरी पॉलिसी में बोनस भी हो तो क्या उसके बाद ये ट्रिगर करेगा या पहले कर जाएगा? राइट। अगला प्रश्न क्या है, क्या ये मुझे सिर्फ एक ही बार मिलेगा पॉलिसी ईयर में? उसका अगला क्या प्रश्न है, क्या ये मुझे बार बार पॉलिसी ईयर में मिलता जाएगा? क्या इसकी संभावना है? फिर अगला प्रश्न क्या है, अगर मान लो मैंने यूज नहीं किया तो क्या मैं इसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? ओके। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या इसके लिए मुझे कोई एडिशनल प्रीमियम देना होगा? भाई आप सुविधा दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई एडिशनल प्रीमियम मांगोगे। फिर उसके बाद एक और बात आती है जो बहुत सारे लोग बड़ा परेशानी में रहते हैं, इनको पता नहीं लगता कि क्या ये सेम इलनेस, सेम पर्सन, सेम डिसीज पे भी काम करेगा या काम में ले सकते हैं, या फिर कोई अदर कंडीशन जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें लगाई हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आप इन सब के सवाल मैं तो दे सकता हूं, लेकिन ये आपको अपनी जो पॉलिसी आप चयन करेंगे जिसका,
उसमें आपको खोजना होगा कि उसमें क्या शर्तें हैं। लेकिन ये शर्तें ये इसी में से हो सकती हैं, इससे बाहर अभी तक एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं आज की तिथि में, उससे ज्यादा कंडीशंस अभी तो नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। ये भी एक काफी अच्छा टॉपिक है जिस पे बात की जा सकती है, राइट। और इसके बारे में भी लोग मतलब ऐसे रहते हैं कि भाई हल्के में लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इनको जानने की। लेकिन जब प्रॉब्लम तब पड़ती है जब उनके कोई क्लेम्स आ जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि भाई अब इसके तहत मतलब नियम के अनुसार उनको क्लेम तो दिया नहीं जा सकता। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अपने एसोसिएट को बोलते हैं कि भाई आपने जो हमें सजेस्ट किया वो आपने गलत कंपनी सजेस्ट करी, गलत प्रोडक्ट सजेस्ट किया, ठीक है। और फिर वो कंपनी को भी बुरा भला कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ भी हिडन हो। लेकिन पॉइंट कहाँ है कि हम उसको जानकारी लेना नहीं चाहते, हम लेते ही नहीं है, कभी इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया उसमें क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, उसको एक बार समझ तो लें। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश अभी तक होता नहीं है, किसी के साथ भी नहीं होता, कोई भी रीड नहीं करता, ये एक सच्चाई है। उसके बाद फिर हम वेटिंग पीरियड्स की बात करते हैं। तो वेटिंग पीरियड जो जनरली जो देखे जाते हैं ना कंपनीज में, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो वह 3 प्रकार के अलग अलग देखे जाते हैं। पहले इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो क्लेम है वो पे नहीं किया जाता, एक्सेप्ट उन इंजरीज के जो कि एक्सीडेंटल इन नेचर होती हैं, जो कि डे 1 से कवर किया जाता है। दिस इज 1 पॉइंट। सेकंड, स्पेसिफिक इलनेस, ये अब कई प्रकार की इलनेसेस होती हैं जिनको कंपनी अनुसार वेटिंग पीरियड लगाया जाता है। किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, किसी में और भी कुछ हो सकता है। तीसरा कैटेगरी जो है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की। अब इसमें भी बहुत लोगों को बहुत सारी प्रश्न रहते हैं जिनके उत्तर मिलना कभी कभी संभव नहीं हो पाता उनके लिए। तो आइए मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं आपसे। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जो होती हैं, ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि प्रपोजल फॉर्म भरने से पहले, मतलब जो आप जिस कंपनी से पॉलिसी लेना चाह रहे हैं वो फॉर्म भरते समय, या मैंने क्या बोला, भरते समय या उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई इलनेस या कोई प्रोसीजर, ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया, कुछ भी जो आपको दिया गया हो वो आपने डिस्क्लोज करना होता है। जिसके तहत जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि अंडरराइटर के कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि आपके मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोजर्स पे, जब मैं आपको बता रहा था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अगर आपको याद हो, वो इंपैक्ट करती हैं सारी चीजें, राइट। तो वो कंपनी में आपको चेक करना है जो पॉलिसी जिस कंपनी की आप लेना चाह रहे हैं उसमें क्या वो 2 साल का है, 3 साल का है, या फिर 4 साल का है, या फिर उससे ज्यादा है या उससे कम है, ठीक है। इन जनरल यही देखी जाती हैं 3 कैटेगरीज। आइए अब हम बात कर लेते हैं उन चीजों की जो कि एक्सक्लूजन्स होती हैं। अब एक्सक्लूजन्स को व्याख्या करने के 2 तरीके हैं, राइट। एक्सक्लूजन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 बेस्ट पॉसिबल मैनर्स। 1, जो मैंने बताया पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वो सारे इंक्लूजन्स हैं, जो फीचर्स मैंने बताए, जो मैंने नहीं बताए वो एक्सक्लूजन्स हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। दूसरा तरीका कि उसको एक एक करके हम समझें। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि 33 कंपनियों में जो जनरल एक कंडीशंस रहती हैं और जो मेन कंडीशंस रहती हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ओके। देखिए, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि रिलेटेड हो फर्टिलिटी से या फिर इनफर्टिलिटी से, वो एक्सक्लूजन में रहता है। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है या फिर अनप्रूवन है, वो एक्सक्लूजन में रहेगा। कंजेनिटल एनोमलीज, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। अब आप जिस पॉलिसी का चयन किया आपने, उसमें क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, क्या वो इंटरनल को कवर कर रहे हैं, क्या वो एक्सटर्नल को कवर कर रहे हैं, या वो दोनों को कर रहे हैं, या दोनों में से किसी एक को कर रहे हैं, या दोनों को ही नहीं कर रहे हैं, राइट। वो सब हमें चेक करना होता है, ओके। फिर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज, ये भी एक्सक्लूजन्स में रहती हैं, अनलेस ड्यू टू एन एक्सीडेंट। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट की वजह से अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ रही है तो वो कवर्ड रहती है, राइट। अच्छा, किसी प्रकार का युद्ध छिड़ जाए या फिर पॉलिसी धारक
अपने आप को स्वयं को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, आत्मदाह करने की कोशिश करे, अब उसमें वो सफल हो या असफल हो, दोनों ही सूरतों में कवर नहीं किया जाता, राइट। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि आपने विदेश में लिए, मतलब कि हमारी जो भी पॉलिसीज हैं जनरली इन जनरल वो इंडिया की टेरिटरी में ही आपको कवर करती हैं, उसके बाहर कवर नहीं करती हैं आपको। और अगर कवर करती हैं, आपने सुना हो कुछ हो, तो उनकी कंडीशंस होती हैं, वो चेक करना जरूरी रहता है, राइट। फिर हम बात करते हैं एडमिशन। ये एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला एक्सक्लूजन है, बहुत ही ज्यादा। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन सभी को नहीं पता होता है कि भाई ये पॉलिसी की एक कंडीशन थी जो कि उन्होंने कभी रीड नहीं करी और किसी ने उनको बताया भी नहीं इन जनरल। अच्छा, अब वो क्या है? एडमिशन फॉर टेस्ट इन्वेस्टिगेशन पर्पस ओनली। अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी पॉलिसी धारक का या एक आम व्यक्ति का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और मात्र टेस्ट करने के लिए ही हुआ है, उस पर कोई उपचार डायग्नोसिस के बाद नहीं हुआ है और डायग्नोसिस भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती गई, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, मेरी बात को ध्यान से सुने और वहीं पे उस पर पूर्ण विराम लगाएं। कहां तक चली? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक, वो पे नहीं किया जाता, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडरराइटिंग की। भाई अंडरराइटिंग एक काफी ऐसा विषय है जो कि काफी छुपा हुआ रहता है। सर सॉरी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राजेश चेतन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। 15 मिनट एक्सटेंड कर दें आपके सेशन को? सर अति कृपा होगी। 15 मिनट से 15 मिनट से सर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, और ये अच्छा। हम सभी मित्रों के लिए बड़ा सहयोगी भी सिद्ध होगा। बहुत ही जबरदस्त बोल रहे हैं सर आप, बहुत ही जरूरी सेशन है। अतुल भैया 15 मिनट एक्सटेंशन दे दीजिए सर को, सर प्लीज 9:15 तक चलाइए सेशन को। चलो सर, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू। अब होता क्या है, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश में हूं कि इतना सारा जो है ना मेरे पास, वो इतने से समय में मैं कैसे दूं, लेकिन सर आपको दोबारा से आना पड़ेगा और हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आज आपने माइंड ब्लोइंग, मतलब आई ओपनिंग सेशन दे रहे हैं आप सर, ये बहुत जरूरी है सर। प्लीज कंटिन्यू सर। धन्यवाद जी। तो आज एक और विषय में हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो अंडरराइटिंग है। और ये अंडरराइटिंग जो है ना, काफी छुपी हुई चीज है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आती है यार, ये अंडरराइटिंग करते हैं किस चीज की करते हैं, कहां से क्या चीज होती है जो समझ में आनी जरूरी होती है ना। आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, इस जो सीमित समय है हमारे पास उसका आदर और सत्कार करते हुए। इंश्योरेंस अंडरराइटिंग फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कि अंडरराइटर के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बातें, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब किस व्यवसाय में है आप, फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका बिल्ड मतलब आप ऐसे हैं, मतलब हेल्दी हैं या फिर थिन है, मतलब एज पर द जो शारीरिक संरचना है किसी की, पास्ट इलनेस या सर्जरी कोई हुई है वो क्या है, कौन सी है, करंट हेल्थ स्टेटस क्या है क्या नहीं है, और एनवायरमेंट मतलब कि ऐसा कौन से वातावरण या निवास स्थान आपका कहाँ है। इन सब बातों का आपकी अंडरराइटिंग में प्रभाव पड़ता है। अब आप खुद सोचें कि क्या उस व्यक्ति का जीवन वैसा ही होगा जो दिल्ली में रह रहा है एक, और जो दूसरा हिमाचल में रहता है, तीसरा जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है। इन तीनों के जीवन अलग अलग होंगे। एक मैं उदाहरण के लिए 3 चीजें ली, वैसे तो हमारे भारत में काफी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब दिल्ली का व्यक्ति दुर्भाग्यवश ऐसे पोल्यूशंस को, ऐसे इन्फेक्शंस को सीजन के हिसाब से झेलता रहता है, जो कि शायद हिमाचल में रहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रॉब्लम्स को नहीं झेलता। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति सेम प्रॉब्लम्स को नहीं झेलता। उन सब की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग अलग होती है। क्या जो एक पुरुष है उसका जो संरचना है या उसका जो जीवन है या उसकी जो रिस्क है वो स्त्री के समत्व है? नहीं, अलग अलग है। हैबिट्स, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुटखा, खैनी, तंबाकू, जर्दा, देसी, अल्कोहल कुछ भी कंज्यूम करता है,
तो क्या वो उसको मेंशन करता है, और मेंशन करता है तो नेचुरली उसका प्रभाव पड़ेगा अंडरराइटिंग डिसीजंस पे। क्या वो नहीं करता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो सारी बातें जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में अभी पहले वाली स्लाइड्स में बताई, उन सबको ध्यान रखना है। और एक बात का और भी विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर जो आपका ध्यान मेरे शब्दों से हटा तो वहीं दुर्घटना घटेगी, लेकिन अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देते रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे समझ आएगी कि जिसका कहना ही क्या। मतलब ये अपने मुंह मियां मुट्ठू वाली बात नहीं है, परंतु ये अपने तजुर्बे के अनुसार बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए जो शब्द आप प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन। भाई उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टैक्सी ड्राइवर्स हैं, या कोल माइंस में काम करते हैं, या ऑफिशियल वर्क करते हैं। मतलब इन सब बातों पे निर्भर करता है। उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या क्या कोई इनहेरिटेड या जेनेटिकल इलनेस या डिसऑर्डर्स चल रहे हैं उस फैमिली में, ठीक है। उनकी पास्ट में कोई सर्जरी या इलनेस तो नहीं हुई थी, उस पर डिपेंड करता है। उनका मौजूदा शारीरिक स्थिति क्या है, शारीरिक कहूं तो स्वास्थ्य की, राइट। क्या वो स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी बातें होती हैं जो आपके प्रीमियम पे इम्पैक्ट डालती हैं, और इस चीज पे भी इम्पैक्ट डालती हैं कि क्या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर किया जाए या ना किया जाए, राइट। अब आप कहोगे फिर इसमें कौन कौन से निर्भर करते हैं ऐसे डिसीजंस जो कि अंडरराइटर ले सकता है। तो मैंने कहा एक बार नजर डालिए आप स्लाइड पे, जिसमें हमने आपको बताया कि अंडरराइटर एक एक्सेप्ट कर लेता है आपके स्टैंडर्ड रिस्क को स्टैंडर्ड रेट्स पे। भाई जैसा आपने प्रपोजल दिया वैसा हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा क्या हो सकती है सिचुएशन, परिस्थिति, भाई वो एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के करेगा। मतलब कि जहां पे आपका प्रीमियम अगर 100 रुपए आ रहा था तो वो 105 या 110 रुपए लेगा। अब यहाँ पे भी आमतौर पे व्यक्ति सोचते हैं, पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, भाई कितना एक्स्ट्रा ले सकता है वो। तो उसकी एक जो सीमा कही गई है पॉलिसी वर्डिंग्स में, वो 150% कही गई है प्रीमियम की, उससे ज्यादा वो लोडिंग नहीं लगा सकता है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या है परिस्थिति उसके सामने, या तो वो क्या करे, जो कवर जो आप चाह रहे हो उसको पोस्टपोन कर दे, या फिर दुर्भाग्यवश डिक्लाइन कर दे, भाई रिजेक्ट, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस कवर। दूसरा काउंटर ऑफर दे दे। मान लीजिए कि आपने हस्बैंड और वाइफ हैं, उन दोनों ने ही अप्लाई किया और उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हस्बैंड को तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो वाइफ है उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल स्टेटस ऐसा है जिसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप इसके लिए राजी हैं, इसको स्वीकार करते हैं शर्त को। तो ये हो गया काउंटर ऑफर। फिर इसमें एक और भी बात होती है कि कई बार वो हायर डिडक्टिबल भी लगा के या फिर को पेमेंट लगा के भी पॉलिसी को इशू कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसी परमानेंट एक्सक्लूजन या एक से ज्यादा परमानेंट एक्सक्लूजन भी लगा सकते हैं आपकी पॉलिसी में, जो कि आजीवन जब तक आप पॉलिसी चलाएंगे उसमें उसको कवरेज प्राप्त नहीं होगी। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो कि अंडरराइटर ले सकता है। फिर हम फटाफट बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्लेम्स पे, राइट। कि क्लेम्स के बारे में भी हालांकि हर एक चीज पे बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में आज कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की भले के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में दी जा सके। की डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं क्लेम्स की स्क्रूटिनी करते समय। देखिए ये बड़ी आम सी क्वेश्चन है, लेकिन जानकारी नहीं रहती है कई बार, जिसकी वजह से क्लेम्स जो है लंबे लटक जाते हैं। डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए सबमिशन नोट्स के साथ, सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कंसोलिडेटेड बिल्स होने चाहिए विद ब्रेकअप, प्रिस्क्रिप्शन और फार्मेसी बिल्स होने चाहिए, पेमेंट रिसीट्स अगर कोई पेमेंट किए वो होनी चाहिए, क्लेम फॉर्म होना चाहिए, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अब आमतौर पे कई बार पॉलिसी धारक इस बात पे भी भड़क जाते हैं क्लेम लेते समय कि यार आप हमसे केवाईसी दोबारा क्यों मांग रहे हैं। भाई वो फ्रॉड को रोकने के लिए मांग रहे होते हैं कि भाई वही व्यक्ति का इलाज किया गया जिसको पॉलिसी इशू की गई थी, या कोई और व्यक्ति उसकी जगह प्लेस किया गया है। तो आई मीन काफी सारे ऐसे रहते हैं जो रिस्क एंड कंटेनमेंट यूनिट्स में हम बातचीत करते हैं, जो डे इन डे आउट हम डील करते हैं उसमें, उससे पता लगता है, राइट। फॉर any other document which may be required by the insurer to process claim. अच्छा, क्लेम के डिनाइल के रीजंस क्या हो सकते हैं, इसको भी समझ लेना या जानकारी थोड़ी सी ले लेना इसमें बेहतर रहता है। जैसे कि डेट ऑफ एडमिशन जो है वो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में आ ही नहीं रही है, मतलब कि एडमिशन तब हुआ जब पॉलिसी एनफोर्स ही नहीं थी, राइट। अच्छा, द मेंबर जिसके लिए हम क्लेम लेना चाह रहे हैं वो कवर ही नहीं है,
मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, दूसरा बच्चा हुआ था लेकिन उन्होंने संयोगवश या यूं कहूं दुर्भाग्यवश उसको कवर करवाना भूल ही गए, वो नहीं कवर होगा। अनड्यू डिले इन सबमिशन विदाउट वैलिड रीजन, मान लीजिए कि आप अपने जो क्लेम डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट ही नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? एक मान लीजिए आज आप डिस्चार्ज हुए और 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद आके उसको जमा करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर वो जस्टिफिएबल है तो क्लेम पे हो जाता है, अदरवाइज वो डिनाई हो जाता है। कोई भी एक्टिव ट्रीटमेंट एडमिशन नहीं चल रहा था, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस थे, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा करी थी। इलनेस ट्रीटेड इज एक्सक्लूडेड, जिस इलनेस की आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं वो एक्सक्लूडेड है। जैसे मैंने बताया था ना एक्सक्लूजन्स में, उदाहरण के लिए फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा लिया आपने तो वो एक्सक्लूडेड है, तो वो क्लेम डिनाई होगा। या फिर आपने वेटिंग पीरियड से पहले ही ट्रीटमेंट लेने की सोची या करवाना पड़ा, वो भी डिनाई हो जाएगा। अच्छा, द कॉज ऑफ इलनेस इज एंटायरली ड्यू टू अब्यूज ऑफ ड्रग्स, वो भी डिनाई हो जाएगा। ये क्लेम्स में स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसकी डिटेल में मैं अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि कस्टमर्स होते हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म होती हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स या ब्रोकर्स या वेब एग्रीगेटर्स होते हैं, इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स होते हैं अलग, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, अंडरराइटर्स हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रेगुलेटर बॉडीज हैं, प्रोवाइडर या हॉस्पिटल नेटवर्क है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। क्लेम आता है तो इन सबको इम्पैक्ट होता है, और अगर क्लेम नहीं आता है तो भी इन सबको इम्पैक्ट होता है, राइट। अच्छा, अब ग्रेवियंस की बात कर लें फटाफट, ये प्रोबेबली लास्ट है। इंश्योरेंस में आप ग्रेवियंस अपनी शेयर कर सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के साथ, कंज्यूमर फोरम्स के साथ, IRDAI के साथ, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के साथ। इन सब की अपनी एक नियमावली होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। अब डिस्प्यूट जो है वो फॉर्म में किस तरीके से जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है वो आपका 20 लाख तक के हेल्थ क्लेम को लेने के लिए समर्थ रखता है, मतलब कि उसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। स्टेट कमीशन आपका 20 लाख से लेकर 100 लाख तक के हेल्थ क्लेम्स को डील करेगा, और जो नेशनल कमीशन है वो उन क्लेम्स को डील करेगा जिनका अमाउंट एक्सीड कर जाता है 100 लाख से, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैं आपको आपकी मतलब आवश्यकता अनुसार जानकारी प्रदान करने में समर्थ मतलब रखा होगा, सहयोगी सिद्ध हुआ होगा, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट सेशन सर, एक्सीलेंट सेशन। आज आपने जो हेल्थ के बारे में बात करी वो एक एक स्टेप को इतने क्लियर तरीके से बताया, और जो लोग हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा काम करते हैं और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही करते हैं, उनके लिए भी आपने एक ऐसे दरवाजे खोले हैं जिसमें कि उनको एकदम स्टार्टिंग से उसको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वी आर वेरी थैंकफुल सर। हम आपका और केशव का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज केशव ने आपको बुलाने का जो आज ये डिसीजन लिया, उससे हम लोगों को बहुत वैल्यू मिली। सर, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो अपनी मेल आईडी हमारे को दे दीजिए, यहाँ पे हम उसमें मेंशन करना चाहेंगे यदि हमारे कोई पार्टिसिपेंट जो 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो आपसे बात कर सकें। क्योंकि फोन नंबर इसलिए नहीं कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोग आपको फोन करेंगे आप किस सिचुएशन में होंगे, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहती। हम भी समझते हैं कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप रहते हैं तो आपकी भी अपनी थोड़ी सी सीमाएं रहेंगी। तो मैं चाहता हूं यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिए, सो दैट लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी आज के सेशन का अच्छे से भरपूर फायदा भी ले लें, और उसके साथ साथ यदि उनको कभी आपसे एक्सपर्टीज के लिए बात करनी पड़े तो आपसे बात कर सकें। जी जरूर। तो मैं एक यहाँ पे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो ईमेल के थ्रू ही रखिएगा, और अगर उसमें थोड़ा सा डिले होता है तो बिकॉज ऑफ माय ऑक्यूपेशन वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए रिवर्ट करने में, बट उसका रिवर्ट जरूर करूंगा मैं, राइट। और अगर मैं आप अलाउ करें तो मैं चैट में लिख दूं इसको। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया कहिए चैट बॉक्स में कि कैसा लगा, और हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा 1 in 3 month एक फिजिकल सेशन होता है
जो जी। कि हम नॉर्मली किसी 5 स्टार होटल में करते हैं। तो यदि जी। आपकी अवेलेबिलिटी हुई तो हम उस सेशन में भी आपको बुलाना चाहेंगे और आपसे और अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपसे, और हेल्थ इंश्योरेंस और वर्टिकल्स, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पीकर को थोड़ा ज्यादा मिलता है कि हमारे पास 1.5 घंटे से 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम मिलता है एक स्पीकर को। तो उसमें शायद हम आपसे और अच्छे से कुछ नॉलेज लेना चाहेंगे, और यदि आपकी अवेलेबिलिटी रही। बट आज का सेशन जो था आपका बहुत ही वंडरफुल था। थैंक यू सो मच। आपने इतना आप यदि स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो सब लोग दिखने हाँ, लगेंगे। श्योर, आई एम सॉरी।